नमस्कार साथियों, आज बिहार स्पेशल बिहार विशेष के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। यानी एपिसोड 2 में हम लोग आज समझेंगे कि बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या रही है सारांश में। चूंकि बहुत लंबा है लेकिन हम लोग उसको संक्षेप में समझने की प्रयास करेंगे। जिनके पास कॉपी पेन अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं और हमारी बातों को नोट करके लिख सकते हैं। संक्षेप में यदि आपसे कोई पूछे तो, क्योंकि जो कुछ भी हम आज आपको बताने वाले हैं बिल्कुल एकदम क्रमबद्ध तरीके से, आप चाहे तो आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ देगा कि बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में वर्णन करें तो उसको आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो बिहार की बहुत ज्यादा रही है, लेकिन कम शब्दों में किस प्रकार से, मेंस में भी, हालांकि प्रीलिम्स में भी तो काम देगा ही देगा, और यानी उसको देखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, कि शब्द का संक्षेपण करके और सारी बातों को किस प्रकार से हम लोग रखेंगे उत्तर पुस्तिका में, उसको समझ लेते हैं। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विहार का अर्थ भिक्षुओं का आवास से संबंधित है। वैदिक काल के समय में, वैदिक काल यानी प्राचीन भारत के इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें दूसरा टॉपिक आपको आएगा वैदिक काल। वैदिक काल में देखिएगा चर्चा मिलती है कि बिहार में जो राज्य थे वो राज्य थे विदेह, वैशाली, करूषा, मगध और अंग, यानी इत्यादि। ये राज्य छोटे राज्य थे और इनकी अपनी बहुत ही कहा जाए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इनका संबंध इतिहास में बहुत ज्यादा रहा है। देखा जाएगा कि उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार को वेद में विदेह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विदेह के नाम से जाना जाता था। उपनिषद में वर्णित है कि विदेह की राजधानी मिथिला थी। विदेह की का राजधानी कहां थी? मिथिला थी। कालांतर में इसके दक्षिणी भाग में एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसकी राजधानी वैशाली हो गई। वर्तमान का जो भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिला जो है, यानी पुराने के अनुसार कहा जाए इसका नाम शाहाबाद था। यानी शाहाबाद जो जिला था वो करुष का क्षेत्र था, करूषा कहा जाता था इसको वैदिक काल के समय में। यानी राज्य का विस्तार इस प्रकार से था। करूषा के पूर्व में मगध राज्य, पूर्व में कौन था? करूषा के मगध राज्य था और मगध के पूर्व में अंग राज्य था। मगध के पूर्व में कौन था? अंग राज्य था। मगध के पूर्व में अंग राज्य का विस्तार था। यानी मगध राज्य का विस्तार उत्तर में कहा जाए गंगा, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में जंगलों से आच्छादित पठारी प्रदेश तक, यानी मगध का विस्तार था, जिसके अंतर्गत पटना, वर्तमान का पटना, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और झारखंड का हजारीबाग जिले के कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। यानी मगध का यह पूरा का पूरा क्षेत्र था। अंग राज्य के अंतर्गत भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई जिले जो थे वो सब सम्मिलित थे और इसकी राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा। आरंभ में शुरुआती समय में देखिएगा कि मगध की राजधानी राजगिर थी, लेकिन अजातशत्रु के समय देखिएगा इसका विस्तार करके कौशल से बंगाल तक हो गया। पूरा इसका क्षेत्र धीरे धीरे मगध का क्या होते गया? बढ़ते गया, बंगाल तक पहुंच गया इसका क्षेत्र। और जब बंगाल तक इसकी क्षेत्र बढ़ गई तो इसकी राजधानी पटना हो गया। इसकी राजधानी पटना हो गई। चंद्रगुप्त के समय में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था उस समय की बात करें, इसका जो विस्तार है सबसे अधिक, सबसे ज्यादा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कहां तक हुआ था? अफगानिस्तान से लेकर के पूर्व में, अफगानिस्तान से कामरूप तक
तथा उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में पेनर नदी के तक हो गया। यानी इसका जो विस्तार था इतने मतलब अफगानिस्तान तक चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली शासक था। यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार अगर हम देखें, बिहार जो है उत्तरकालीन यानी बाद में देखिएगा इसमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, अंग, वैशाली, मिथिला आदि इत्यादि जो है भारतीय राजवंशों के विकास के क्षेत्र रहा है ये। किंतु प्राचीन कालीन बिहार की एक अपनी प्राचीन परंपरा और गौरव में मगध देश ही था, जिसकी वैभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र थी। बाद में जब यहां पे हर्यक वंश जब आया, जो उस समय का हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था बिंबिसार। बिंबिसार तथा अजातशत्रु का इतिहास जो है मगध के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ मिलता है। बिंबिसार ने पूर्वी बिहार के अंगराज जो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र था राज्य पर, जो मगध का पार्श्ववर्ती राज्य था उस पर अधिकार कर लिया था। वास्तव में बिंबिसार ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। यह राज्य चारों ओर से नदियों तथा पर्वतों से सुरक्षित था। बिंबिसार के पुत्र जो था अजातशत्रु के समय मगध राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने क्या किया कि वैशाली की वृज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए, जब आक्रमण हुआ वैशाली पर, जब उस मगध पर आक्रमण हुआ तो उस समय यानी अजातशत्रु जो है उसके लिए क्या किया, गंगा और सोन के जो संगम पर अवस्थित यानी कौन, पाटली गांव था वहां पे, जो उस पाटली गांव को सुरक्षित किलों से किलेबंदी कराकर के सुशोभित किया। और यही पाटली ग्राम आगे चल करके यानी कि आज पाटलिपुत्र और पटना बना हुआ है। इसका इतिहास उस समय से रहा है। अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था उदयन ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उदयन के उत्तराधिकारी जो था बहुत दुर्बल और अयुक्त था, जिसके कारण जो प्रजा ने तंग आकर उसकी सत्ता को अंत कर दिया। प्रजा ने ही उसकी सत्ता को अंत किया था। हर्यक वंश की समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश 430 ईस्वी में जब आता है तो मगध का राजा, उसको मगध का राजा बना। और शिशुनाग जब राजा बना मगध का तो अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, पाटलिपुत्र नहीं बनाया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। और शिशुनागगढ़ की देखिएगा मृत्यु के बाद, शिशुनाग के मृत्यु के बाद कालाशोक जो था, कालाशोक ने भी पाटलिपुत्र को भी फिर राजधानी बनाया। यानी वो वैशाली बनाए फिर ये राजधानी बना दिया किसको, पाटलिपुत्र को। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था पाटलिपुत्र में। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का प्रादुर्भाव हुआ। शिशुनाग के बाद नंद वंश आया, उसने अपने राज्य का काफी विस्तार किया। उसी समय सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक और अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम वंशज घनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की नींव रखी गई कहां, मगध में। चंद्रगुप्त और अशोक की चर्चा मिलती है कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त और अशोक इस वंश के सबसे महान शासक हुए, जिन्होंने अपने राज्य के विस्तार के साथ साथ जन कल्याण, व्यापार और राजनीति का चतुर्मुखी विकास किया। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पूछ देता, बहुत बार पूछा हुआ यह प्रश्न कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर का सुंदरता का वर्णन किया है।
अब बात आती है गुप्त काल का। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर साम्राज्य का विस्तार तक किया। नरसिंहगुप्त ने अपने शासन में नालंदा में एक मठ और कॉलेज की शुरुआत की, जो एक आज विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। फिर उसके बाद बात आती है पाल वंश के उदय के साथ। पाल वंश का वहां पर थोड़ा सा उदय होता है। तो पाल वंश के उदय के साथ साथ पाटलिपुत्र के गौरव की पुनरावृत्ति हुई। पाल वंश अंत में बिहार के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, बटा हुआ था पाल वंश। पाटलिपुत्र और मुंगेर पाल साम्राज्य का अंग बन गया कहा जाए तो। भागलपुर, गया, रोहतास, ये जो क्षेत्र थे छोटे छोटे, यहां पर राजे रजवाड़े की स्थिति थी। इन्होंने जो राजे रजवाड़े थे अपने आप को कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बात आती है उसके बाद बख्तियार खिलजी की। तो बख्तियार खिलजी ने, अब मध्यकालीन में आ जाइए, बख्तियार खिलजी ने अवसर का लाभ उठाकर बिहार को पाल राजाओं के चंगुल से छुड़ा लिया। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी जो था, आज यानी उदंतपुरी का नाम बदल करके बिहार शरीफ रख दिया। पूछ देगा कि उदंतपुरी का नाम बिहार शरीफ किसने रखा? तो बख्तियार खिलजी ने। और इस बिहार शरीफ को अपनी राजधानी भी बनाया। बिहार में इसके बाद एक चर्चा मिलती है शासक के रूप में शेर शाह का। शेर शाह का शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। और शेर शाह ने आधुनिक पटना के जो वाणिज्य एवं अपनी समग्र नीति के आधार पर पटना में किले का निर्माण करवाया। शेर शाह ने ग्वालियर, मालवा, रणथंभौर, जोधपुर, राजस्थान तक शासकों को भी अपने अधीन कर लिया। इतने शक्तिशाली था शेर शाह। शेर शाह का मकबरा आज भी रोहतास में सासाराम में है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कुंड है और बीच में उसका मकबरा है। जरूर आप वहां घूमने जाएं, हमारे जिले में ही पड़ता है। अब बात करते हैं अकबर ने अफगान के सूबेदार। अब अकबर की बात आ जाती है। शेर शाह से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, अकबर ने अफगान सूबेदार दाऊद पर विजय किया। विजय करके बिहार में सत्ता कायम की और पटना को ही इस प्रदेश की राजधानी बनाया, पूरे बिहार का। मुगल शासनकाल में ही विशेषकर अकबर के समय बिहार को प्रांत अथवा सूबा की मान्यता मिली। इससे पहले प्रांत और सूबे की मान्यता नहीं मिली थी, अकबर के काल में ही मिली। और बिहार का सूबेदार आमतौर पर कोई शाही राजकुमार ही बन सकता था, ऐसी परंपरा थी उस समय की। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत जहांगीर का बेटा परवेज, जहांगीर का बेटा परवेज 1621 ईस्वी में, और औरंगजेब का बेटा जो था आजम, और उसका एक पोता था आजिम, 1722 ईस्वी में सूबेदार के रूप में इस प्रांत का यानी बिहार प्रांत का शासन चलाता रहा। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया, अपने नाम पर ही। पूछ देता है कोई, पूछ देगा तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अजीमाबाद किसने रखा? अजीम ने रखा। मुगलों के अंतिम काल में देखिएगा, जब अंतिम चरण उनका चल रहा था, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ और उनका बाल्य अवस्था, बाल्यकाल जो है पटना में ही उनका बीता। 1652 ईस्वी से अंग्रेजों ने पटना में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और सबसे पहले यहां पर डच व्यापारी इससे पूर्व भी यहां पर आ चुके थे। अंग्रेजों को आने से पहले यहां पर डच व्यापारी पहले ही आ गए थे। 1757 से 65 तक बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ बिहार पर भी उनका प्रभाव बढ़ा। 1757 की क्रांति के बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है।
जाएंगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो यानी 1757 ईस्वी में पटना आया कौन? क्लाइव। और अगस्त 1765 ईस्वी में बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो मामले थे, जो पावर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। लेकिन बिहारियों ने अंग्रेजों की दास्ता को सहजता से स्वीकार नहीं किया, संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रही है। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने काफी साहस का प्रदर्शन किया था। राजकुमार शुक्ला की प्रेरणा से, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पाएंगे तो राजकुमार शुक्ला की प्रेरणा से गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आरंभ बिहार से ही किया। 1889 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने बैरिस्टरी पास करके इंग्लैंड चले गए। उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत का ही एक भाग था और प्रशासकीय ढांचे में बिहार का अपना नाम नहीं था उस समय। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को पृथक राज्य बनाने के लिए, कि अपना एक अलग राज्य हो, अलग राज्य की मान्यता दिलाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। और 1894 ईस्वी में उस समय के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को बिहार को बंगाल से पृथक करने के संबंध में एक विज्ञापन दिया, और जिसे उस समय के तत्कालीन उपराज्यपाल चार्ल्स इलियट ने अस्वीकृत कर दिया, मान्यता नहीं दी। इससे बिहारी नेताओं को आघात लगा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महेश नारायण द्वारा बिहार टाइम्स, उस समय जो प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका थी, बिहार टाइम्स में प्रकाशन के साथ ही बिहार में अलगाववादी आंदोलन की गति तीव्र होने लगी। 1930 की बात करें तो 1930 ईस्वी के प्रारंभ में ही लोगों को यह मालूम हो गया कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा किया। 9 और 10 अप्रैल 1909 ईस्वी को भागलपुर में एक सम्मेलन में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक संपन्न हुआ, जहां पुनः बिहार को पृथक प्रांत बनाने की जोरदार मांग की गई। अंततः 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ, जहां पर सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाने की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना को उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को फिर अलग किया गया। फिर उसका परिणाम जो हुआ, परिणाम स्वरूप बिहार के राज्य जो है समुद्री सीमा से बिल्कुल अलग हो गया, यानी बिहार भू आबंद राज्य बन गया। पुनः बाद में 1948 ईस्वी में उड़ीसा के सरायकेला और खरसावां को बिहार राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। एक और इसमें बात आती है कि 1 नवंबर 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार के राज्य के कुछ क्षेत्रों को बांग्ला भाषाओं की बहुलता के आधार पर, सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग थे, बहुलता के आधार पर बंगाल में मिला दिया। इसके अंतर्गत चास थाना, उस समय था, चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला जो महानंदा नदी के पूर्व में स्थित, यानी किशनगंज जो सब डिवीजन में आता था कि भाग था, यानी किशनगंज सब डिवीजन से सटे दक्षिण बलरामपुर थाना का पूर्वी पश्चिमी भाग में, पूर्वी पश्चिमी बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। अंत में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक बार फिर बिहार का विभाजन करके इसके दक्षिणी पठारी और खनिज प्रधान भाग नवोदित राज्य झारखंड का गठन किया गया, यानी पूरा खनिज संपदा चला गया कहां? झारखंड में। इस नवोदय झारखंड राज्य में संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल के लगभग 18 जिले इसमें सम्मिलित किए गए।
और शेष यानी कि पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मगध और मुंगेर प्रमंडल के 38 जिले बिहार में रह गए, जो अभी भी हैं। विभाजन के बाद बिहार खनिज संसाधनों और उद्योगों में निर्धन हो गया, पूरे तरह से गरीब हो गया। इस प्रांत में पाए जाने वाले कुछ खनिजों में जैसे अमझोर का पाइराइट, सोन घाटी का चूना पत्थर, गया नवादा और जमुई का अबरख और खड़गपुर पहाड़ी का क्वार्ट ज्वाइंट मुख्य हैं। यद्यपि बिहार के मुख्य उद्योग झारखंड में चले गए, फिर भी जपला, बंजारी, उस समय डालमिया नगर सीमेंट उद्योग, बरौनी का तेल शोधक कारखाना भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसको भी आप उस पर पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस प्रकार उत्तरी पूर्वी बिहार का जूट उद्योग और उत्तर पश्चिमी बिहार का चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योगों में सर्वप्रमुख है। इतना ही नहीं, भागलपुर का तसर उद्योग, मुंगेर की सिगरेट और बंदूक की फैक्ट्री, जमालपुर और मुजफ्फरपुर की रेलवे लोकोमोटिव, दीघा, पटना दीघा की वहां पर बाटा का जो शू फैक्ट्री इत्यादि जो यानी इस राज्य की मुख्य उद्योग है बिहार के। यानी बिहार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, और थोड़ा सा हमने चर्चा कर दिया है इसके उद्योग के बारे में। हालांकि उद्योग के बारे में डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। यानी आज का हम लोग का मुख्य असर रहा यानी बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसके तीसरे एपिसोड में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।